क्या तुम्हें पता है शाहरुख खान साउथ इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ इंडियन सिनेमा का सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। और एसआरके को देखते हुए आमिर भी चेन्नई जाने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस में निकल पड़े हैं और वहां वो तमिल के बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ एक बहुत बड़ी सुपर हीरो फिल्म पे काम करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन सिनेमा के एक बिग एक्टर डायरेक्टर डुओ एक ऐसे फिल्म पर काम कर रहे हैं जो इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड के बराबर लाकर खड़ा कर देगी। तो इस वीडियो का पर्पस बस तुम्हें वो 7 बड़े सुपरस्टार्स उन बड़े डायरेक्टर्स के बारे में बताना है जो आने वाले टाइम में आपस में कोलैबोरेट करने वाले हैं। और ये 7 कोलैबोरेशन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ऐसी 7 मूवीज की है जो इंडियन सिनेमा को कंप्लीटली चेंज कर देगी। तो ज्यादा टाइम ना कबाते हुए चलिए जानते हैं उन 7 मेगा कोलैबोरेशन के बारे में। नंबर 1, एसआरके एंड सुकुमार। तो हम पहले जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाली है बॉलीवुड के अब्बू एसआरके और मास सिनेमा के पप्पा सुकुमार के बीच। ये दोनों एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म पे काम करने वाले हैं और एक ऐसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म जिसमें काफी सारे सोशल इश्यूज पर बात होगी। और सोशल इश्यूज का नाम सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि एसआरके इसमें कोई ऐसे हीरो का कैरेक्टर प्ले करेंगे जो लोगों के हक के लिए लड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्लान में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि एसआरके हीरो नहीं बल्कि एंटी हीरो बनने वाले। और जब एसआरके विलन बनते हैं तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। और अगर बात करें कि पर्सनली मैं क्यों एक्साइटेड हूँ तो इसका रीजन है सुकुमार का डायरेक्शन स्टाइल। अगर तुमने सुकुमार के रंगस्थलम और नेनुकोडीन जैसी फिल्में देखी है तो तुम्हें पता चलेगा कि एज अ डायरेक्टर सुकुमार कितने वर्सटाइल आदमी है और उनमें है पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाने की। इवन आरआरआर में रामचरण को डायरेक्ट कर चुके राजा मौली भी कहते हैं कि रामचरण की सबसे बेस्ट फिल्म रंगस्थलम ही थी। और अब की बार सुकुमार तो एसआरके के साथ कोलैब कर रहे हैं। तो एसआरके के साथ कोलैब करने का फायदा ये है कि तुम्हें जितना बजट चाहिए उतना मिलेगा। तुम्हें जिस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए मूवी के लिए वो तुम्हें मिलेगी। और एसआरके की एक्टिंग को लेकर जो भी डिमांड्स हो गए एसआरके वो सब कुछ फुलफिल करेंगे। और जब 2 डेडिकेटेड लोग एक साथ काम करते हैं तो एक ऐसा सिनेमा बनता है जिसको लोग सालों सालों तक याद रखते हैं। और ये सालों सालों तक याद रखने वाले सिनेमा के लिए हमें कुछ साल वेट करना पड़ेगा क्योंकि सुकुमार अभी अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बिजी है जो कि रामचरण के साथ होने वाली है। और साथ ही साथ वो पुष्पा 3 पर भी काम करेंगे क्योंकि एसआरके आजकल अवार्ड शोज पे लौंडा नाच करने में बिजी है। तो ज्यादा नहीं, कुछ साल वेट कर लो। अगर सब कुछ सही रहा तो इस फिल्म को देख के हम सबको परमानंद की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। और जैसे जैसे एसआरके और साउथ डायरेक्टर्स के कोलैब को लेकर न्यूज आ रही है वैसे वैसे बॉलीवुड के एक एक्टर का सुख चैन सब चला गया है। और वो चैन और सुख वापस पाने के लिए वो एक्टर भी साउथ की ट्रेन में बैठ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान की। तो एसआरके को फॉलो करते हुए आमिर खान ने भी भाई चेन्नई एक्सप्रेस की टिकट करा ली और वो कोलैब करने वाले हैं तमिल सिनेमा के फाइनेस्ट डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ। और ये जो कोलैबोरेशन होगी वो बाकी कोलैबोरेशन के कंपैरिजन में काफी यूनिक और स्पेशल, क्योंकि तुम्हें पता है कि आमिर खान एक ऐसे एक्टर है कि जब भी वो कोई फिल्म करते हैं तो लोग इन्हें मास्टरपीस ही एक्सपेक्ट करते हैं। और लास्ट टाइम जब आमिर एक मास फिल्म पर काम किए थे तो वो गजनी थी। और आजकल मास मूवीज का ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करते हुए आमिर एक मास मसाला फिल्म बनाने वाले हैं। और अभी भी सबकी एक्सपेक्टेशन उनसे एक मास्टरपीस मास फिल्म की होगी। और एक मास्टरपीस मास फिल्म बनाने के लिए लोकेश कनगराज से बेटर डायरेक्टर कौन हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बहुत से लोग मास मूवीज को माइंडलेस एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं। लोग ऐसी मूवीज को देख के एंटरटेन तो होते हैं बट वो ऐसी मूवीज को कभी भी मास्टरपीस कंसिडर नहीं करते। बट लोकेश कनगराज एक ऐसा रेयर डायरेक्टर है जो अपनी मासी मूवीज के लिए कैथी और विक्रम को भी इतने क्लासी वे में बनाते हैं कि लोग उनकी मास मूवीज को मास्टरपीस मानने पे मजबूर हो जाते हैं। और अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो ऐसे कुछ रूमर सामने आ रहे हैं कि ये एक मासी सुपर हीरो फिल्म होगी जो कि द स्टील क्लॉ नाम की कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड होगी। और अगर बात करें कि ये फिल्म के दर्शन हमें कब तक होने वाले हैं तो एज ऑफ नाउ आमिर अपनी जीएफ के साथ गुलू गुलू में बिजी है और लोकेश फाइनली कूली 2 के प्रमोशन में। और इसके बाद वो कैथी 2 की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे और उसके बाद ये फिल्म स्टार्ट होगी। तो हम लोग 2027-28 तक इस फिल्म को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आमिर खान से याद आया कि हमें नेक्स्ट जिस कोलैबोरेशन की बात करने वाले हैं वो कोलैब अगर सक्सेसफुल हुआ तो आमिर का दंगल वाला रिकॉर्ड तो गयो भैया। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस के मामले में हॉलीवुड को टक्कर दे सकती है। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ फातिमा सना शेख के बिछड़े हुए भाई महेश बाबू और इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर एसएस राजामौली की। और अगर बात करें ये कोलैब इतना स्पेशल क्यों है तो इसके मल्टीपल रीजंस है। पहला तो ये कि इस फिल्म में महेश बाबू पहली बार राजामौली के साथ काम कर रहे हैं और दूसरा ये कि महेश बाबू की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। और तीसरा रीजन ये है कि ये इंडियन सिनेमा की पहली बिग स्केल जंगल एडवेंचर फिल्म होगी जिसको 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है और इसका बजट 1000 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। एंड फोर्थ रीजन ये है कि इस फिल्म में इंडिया के अलग अलग इंडस्ट्री के एक्टर तो होंगे ही, जैसे तेलुगु से महेश बाबू, मलयालम से पृथ्वीराज सुकुमारन, हिंदी से प्रियंका चोपड़ा। साथ ही साथ इस फिल्म में हमें नामी हॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि क्रिस हेम्सवर्थ का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। और इसका 5th रीजन भी है और वो ये है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस फिल्म को कोई हॉलीवुड स्टूडियो इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करे। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि एक जंगल एडवेंचर फिल्म है और इस टाइप की मूवीज की इंटरनेशनल मार्केट में काफी अपील होती है। ऊपर से इस फिल्म के हीरो महेश बाबू है जो कि एक्टर तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ उनका लुक्स भी ऐसा है कि हॉलीवुड एक्टर भी शर्मा जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि इस फिल्म में वो सारे एलिमेंट है
जो कि एक इंटरनेशनल हिट फिल्म में होने चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस फिल्म की पैकेजिंग भले ही हॉलीवुड मूवीज लाइक इंडियाना जोन्स की तरह होगी, बट इस फिल्म में जो स्टोरी होगी वो कम्प्लीटली इंडियन होगी। और बताया जा रहा है कि ये फिल्म की स्टोरी रामायण की संजीवनी बूटी वाले पार्ट से हेविली इंस्पायर्ड होगी। और महेश बाबू इस फिल्म में भगवान हनुमान से इंस्पायर्ड कैरेक्टर प्ले करेंगे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म में हमें भगवान शिव से रिलेटेड भी कुछ देखने को मिल सकता है। और बात करें कि हमें ये सब देखने को मिलेगा तो भाई कब मिलेगा, मेरा मतलब कि ये फिल्म रिलीज कब होगी। तो अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2027 में हमें इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा एंड 2029 में हमें इसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। और 2027 में हमें एक और ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जिसके बाद शायद हमारा इंडियन सिनेमा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिट फिल्म के बारे में। ये एक ऐसी वायलेंट फिल्म होगी जिसमें हमें प्रभास और जामनी बाल वाले औरतों के अनऑफिशियल पप्पा वांगा पहली बार कोलैबोरेट करते नजर आएंगे। और मेजोरिटी लोग इस फिल्म के लिए बस दो रीजंस की वजह से एक्साइटेड है। पहला, उन्हें अपने नए सुख के लिए वो वायलेंस देखने को मिलेगा जो कि उन्हें इंडियन मूवीज में काफी टाइम से देखने को मिलते आया है। और दूसरा रीजन है बॉक्स ऑफिस, क्योंकि जब वांगा और प्रभास जैसे टू पावरफुल फोर्स कोलैब करेंगे तो बॉक्स ऑफिस में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा। और जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं बॉक्स ऑफिस का फैन नहीं हूँ बल्कि एक रियल सिनेमा का फैन हूँ, तो मेरे इस कोलैब के लिए एक्साइटेड होने का एक रीजन काफी अलग है। और वो रीजन ये है कि इस फिल्म में हमें फाइनली जो प्रभास द एक्टर देखने को मिलेंगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखा जाए तो प्रभास की लास्ट तगड़ी एक्टिंग परफॉर्मेंस हमें बाहुबली 2 में देखने को मिली थी। उसके बाद प्रभास की जितनी भी मूवीज आई हैं एज अ एक्टर, वो उनमें उतने अच्छे से साइन नहीं कर पाए हैं। इवन जो उनकी अच्छी मूवीज है लाइक सालार एंड कल्कि 289880, इनमें भी उनकी परफॉर्मेंस एज एन एक्टर उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी जितनी की पब्लिक उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जिन्होंने प्रभास को बाहुबली या बाहुबली से पहले की मूवीज लाइक मिर्ची या छत्रपति में देखा है, उन्हें पता होगा कि प्रभास कितने पावरफुल एक्टर है। और मैं आज भी प्रभास के उन पावरफुल परफॉर्मेंस को मिस करता हूँ। I'm hoping कि संदीप रेड्डी वांगा प्रभास द एक्टर की ट्रू पोटेंशियल हमें दिखाएंगे, क्योंकि वांगा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी मूवीज के कैरेक्टर काफी लेयर्ड और डीप होते हैं और उन कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए एक्टर को पावरफुल एक्टिंग परफॉर्मेंस देनी होती है। तो मेरा इस कोलैब के लिए एक्साइटेड होने का रीजन बस यही है कि वांगा हमें एक बार फिर से प्रभास की उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग साइड को स्क्रीन पे दिखाएंगे जिसकी वजह से हम सब प्रभास के फैन बने थे। और अगर इस फिल्म की स्टोरी और रिलीज डेट पर थोड़ी सी बात करें तो यह फिल्म एक रूथलेस कॉप की स्टोरी होगी जो कि एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के अगेंस्ट वॉर छेड़ देता है। और अगर अब इसकी रिलीज डेट पर आए तो ये फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है और इस फिल्म पर वांगा जोरों शोरों से काम करते नजर आ रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिल्म हमें अगले साल 2026 में देखने को मिल सकती है। और देखो, पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड के कुछ मीडियोकर लोग भी मीडियोकर मूवीज बनाए जा रहे हैं और उन मीडियोकर मूवीज की वजह से कॉमेडी जॉनर की इज्जत खतरे में आ गई। और इस इज्जत को बचाने के लिए कॉमेडी के दो किंग्स एक बार फिर से कोलैब कर रहे हैं और वो भी एक नहीं बल्कि दो मूवीज के लिए। तो अब तक तुम समझ ही गए कि मैं ह्यूमन काइंड की द मोस्ट अवेटेड रियूनियन की बात कर रहा हूँ, जहाँ सालों बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का कोलैब हो रहा है। और ये कोलैब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका अंदाजा तुम्हें इस बात से लग जाएगा कि इसके डायरेक्टर एक्टर दुओ ने लिटरली पूरे एक डिकेड अपनी कॉमेडी मूवीज से रूल किया था। और इन्होंने जो कॉमेडी मूवीज बनाई थी वो बस मूवीज नहीं, वो इमोशन से लाइक हेरा फेरी, गरम मसाला, दे दनादन और उनकी जिन मूवीज से हम इमोशनली अटैच्ड हुए हैं अब उन मूवीज को रिलीव करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये जो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। पहला है भूत बंगला, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है और ये फिल्म से काफी उम्मीद है क्योंकि सालों पहले अक्षय सर और प्रियदर्शन ने बॉलीवुड को उसकी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया दी थी। और अब सालों बाद ये दोनों वापस से हॉरर कॉमेडी फिल्म पे काम कर रहे हैं, तो इनसे उम्मीद लगाना तो बनता है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, वो इंडिया के बच्चे बच्चे का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मतलब जितना हल्ला कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा इस बात पर नहीं हुआ होगा, इससे ज्यादा हल्ला हेरा फेरी 3 को लेकर हुआ था कि भैया कब आएगी हेरा फेरी 3। और बड़ी मुश्किल से फ्रेंचाइज चोर कार्तिक आर्यन के नजरों से बचते हुए हेरा फेरी 3 बहुत ही जल्द आ रही है, जिसे खुद प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करेंगे। और इस फिल्म में हमें अक्षय, सुनील शेट्टी, परेश रावल अपने अपने आइकॉनिक कैरेक्टर में एक बार फिर से स्क्रीन पर प्ले करते नजर आएंगे। लेकिन अब हम जिस नेक्स्ट कोलैब की बात करने वाले हैं वो दो ऐसे लोगों के बीच हो रहा है जिन्होंने मास सिनेमा को रीडिफाइन किया है। हाँ, तो हमारा अगला कोलैब हो रहा है अल्लू अर्जुन एंड एटली के बीच। और देखो, यूजुअली मास मूवीज में सुपरस्टार्स कभी भी एक्टिंग पे उतना एफर्ट नहीं लगाते, लेकिन वहीं पे तुम अगर अल्लू अर्जुन के मास मूवीज को देखोगे तो बंदा अपने आप को पूरा झोंक देता है कैरेक्टर में, एक मास मूवी में भी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देता है। और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि अल्लू अर्जुन जो स्वैग, स्टाइल और एक्टिंग है उसको कोई मास मूवीज में बीट कर सकता है। वहीं अगर एटली की बात करें तो वो बाकी इंडियन डायरेक्टर से थोड़ा हटके बट बहुत ही स्टाइलिश वे में। और एटली की मूवीज की जो सिनेमेटोग्राफी होती है या जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन सीन्स होते हैं वो लिटरली
बड़ी हॉलीवुड लेवल के होते हैं। और देखो एटली के पास वो सारी क्वालिटीज है जो एक मास हीरो को गॉड लेवल प्रेजेंट करने के लिए चाहिए। तो आई थिंक एटली के डायरेक्शन स्टाइल और अल्लू अर्जुन की एक्टिंग और उनका स्वैग जब कंबाइन होगा तो ऐसा सिनेमा बनेगा जो बॉक्स ऑफिस पे फायर नहीं वाइल्ड फायर लेके आएगा। और ये वाइल्ड फायर आने में ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि अब कभी भी किसी भी टाइम इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो सकती है। अब देखो इस फिल्म की अनाउंसमेंट जब होगी तब होगी। बट क्या आपको पता है कि इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर ने इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार के साथ अपना ड्रीम प्रोजेक्ट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। हाँ, तो अब मैं जिस कोलैब की बात कर रहा हूँ वो होने वाला है प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर के बीच। और वैसे तो तुम लोगों के कानों तक खबर पहुंच गई होगी कि ये दोनों एक ड्रैगन नाम की एक फिल्म पे काम कर रहे हैं। और अगर बात करें एनटीआर और नील के एक साथ आना इतना स्पेशल क्यों है, तो तुम्हें इस बात का अंदाजा इस चीज से लग जाएगा कि प्रशांत नील जिसने केजीएफ और सालार जैसे बाप सिनेमा बनाया है, उसके लिए एनटीआर वाली फिल्म कोई नॉर्मल फिल्म नहीं बल्कि प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये कोलैब और ज्यादा एक्साइटेड तब लगने लगती है जब हमें पता लगता है कि जूनियर एनटीआर प्रशांत नील के ड्रीम हीरो भी है। तो बेसिकली इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अपने ड्रीम एक्टर के साथ बना रहे। और ये छोटी सी बात ही एनटीआर और नील के कोलैब की मोस्ट एक्साइटिंग कोलैब बना देती है। और अगर इस कोलैब को लेके एक्साइटेड होने का अगर मैं अपना पर्सनल रीजन बताऊं तो वो ये है कि जूनियर एनटीआर एज एक्टर एक बीस्ट है। और जब आरआरआर के बाद उन्होंने दीवारा जैसे मीडियोकर मूवी की थी तो मुझे दिल से बुरा लगा था। आई जेन्युइनली थिंक कि जूनियर एनटीआर जैसे पावरफुल एक्टर की जगह प्रशांत नील की उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड में हो, और नील की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिवेशन सीन से जूनियर एनटीआर जैसे सुपरस्टार को जस्टिफाई कर सकती है। और थोड़ी बहुत अगर इनके प्रोजेक्ट की स्टोरी की बात करें तो ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जिसकी स्टोरी गोल्डन ट्रायंगल में हुए इंसिडेंट से हाईली इंस्पायर्ड हो। और अभी बताया जा रहा है कि एनटीआर नील इसमें चाइनीज ड्रग लॉर्ड खुनसा से इंस्पायर्ड कैरेक्टर प्ले करेंगे। और अच्छी बात यह है कि इस फिल्म को देखने के लिए हमें ज्यादा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म अगले साल 9 जनवरी को आपको नजदीकी सिनेमा घरों में आपको देखने को मिल जाएगी। अब वैसे तो वक्त है इस वीडियो को एंड करने का, लेकिन इस वीडियो के एंड से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे पता है कि और भी बहुत सारे बड़े बड़े कोलैब इंडियन सिनेमा में हो रहे हैं जिसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर पाया। बट अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर आएगा और हम उन बचे हुए कोलैबोरेशन के बारे में इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पक्का बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।